हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमें जो डिस्कशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ओके। और फिर जो है बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, ओके। तो ये सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे वन बाय वन करके हम बात करेंगे और आप इस पर बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? ओके, आपने मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट कैसा होता है? मैग्नेट तो नेचुरल मैग्नेट भी होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी होते हैं। तो मान लीजिए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। मान लीजिए कोई मैग्नेट है और आपने मैग्नेट को कहीं रख दिया। मैग्नेट को जब रख दिया तो इसके पास में आप आयरन की कोई चीज़ ले आएंगे, एक आयरन का एक टुकड़ा लेकर आएंगे। मान लीजिए कि आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो आप धीरे धीरे करके इसके पास मिलाते हैं और जैसे ही इसके थोड़ा सा क्लोज पहुंचते हैं आप देखेंगे कि मैग्नेट इसको अपनी तरफ खींचने लगता है, जबकि ये जो आयरन का जो मटेरियल है इसको टच नहीं कर रहा है, दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ ये है, तब भी क्या होगा, ये इसको जो मैग्नेट है इसको अपनी तरफ खींचने लगता है। तो क्यों ऐसा खींचने लगता है? जबकि जो आयरन का मटेरियल है ये मैग्नेट को टच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस मैग्नेट का असर है कुछ दूर तक, मतलब ये कुछ दूर तक इस तरह इसका असर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो इसके आसपास को जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो रीजन है, इसी को हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, या इसके आसपास में। और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंटर होगा वैसे ही जो मैग्नेट होगा उस मटेरियल को अपनी तरफ खींचने लगेगा। सेम इसी तरह हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मामला है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सपोज मान लेते हैं कि कहीं चार्ज है, यहाँ कहीं चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, तो इसके अराउंड क्या होगा, एक फील्ड होगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसी तरह इसके अराउंड भी एक फील्ड होगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। जैसे कि हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे आप जो हेयर में कॉम्बिंग करते हैं तो कॉम्ब को छोटे से पेपर के बाद, जैसे मान लीजिए कॉम्ब है, ये कॉम्ब हो गया, अब इसको अपने हेयर में आपने कॉम्बिंग कर दिया, ड्राई हेयर में, वेट हेयर में नहीं बल्कि ड्राई हेयर में आप जब कॉम्बिंग करते हैं और कॉम्बिंग करने के बाद स्मॉल पीस आप पेपर के पास ले जाते हैं, तो क्या करना है, ये जो कॉम्ब होता है स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो क्यों अट्रैक्ट करने लगा? क्योंकि कॉम्बिंग करने से पहले तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कॉम्बिंग करने के बाद में अट्रैक्ट करने लगा। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया है और चार्ज आने की वजह से, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई ना कोई चार्ज आ गया है और जिसकी वजह से इसके अराउंड क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगा तो क्या होगा, छोटे से जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, ड्यू टू इंडक्शन फेनामेना की वजह से, इस पर सपोज अगर नेगेटिव चार्ज है तो इंडक्शन फेनामेना की वजह से स्मॉल पीस ऑफ पेपर पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से अनलाइक चार्जेस जानते हैं क्या, अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो कॉम्ब होगा स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींचने लगेगा। हालांकि स्मॉल पीस ऑफ पेपर भी अपनी तरफ इसको खींचेगा कॉम्ब को, लेकिन चूंकि ये कॉम्ब की जो साइज होगी, इसका साइज बड़ा होगा, इसका मास भी ज्यादा होगा, इसलिए ये जो अट्रैक्ट कर रहा है कॉम्ब को अपनी तरफ, वो हमें महसूस नहीं होगा, जबकि कॉम्ब जो होगा स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया है और चार्ज होने की वजह से इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अ रीजन अराउंड इन विच अ चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक रीजन, किसी भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज के अराउंड वो रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, उसको एक्सपीरियंस करने लगे तो उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सपोज हमारे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू मान लेते हैं, ये एक सोर्स चार्ज है। ओके, ये एक सोर्स चार्ज हो गया, ये हो गया सोर्स चार्ज। ओके, और इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए यहां पर आर डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया यहां पर, प्लस क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, हमें इस चार्ज के हेल्प से टेस्ट करना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। अब मान लेते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करा दिए आ गया है, तो जैसे ही आप इसके एरिया में, इसके रीजन में इंटर कराएंगे तो चूंकि दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस होने की वजह से ये जो सोर्स चार्ज होगा इस टेस्ट चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लाइक दिस, ये हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। ओके, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, लेटर ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डेफिनेशन अगर हम बात करें तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यानी कि फोर्स को उसके टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहां पर एरो का सिंबल यूज किया गया है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां होगा, पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूसरी ओर होगा, निगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, यहीं पर आगे इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें कि इसको हम दूसरी तरह और कैसे राइट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों चार्जेस, यानी कि कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू को यहां पर हम पुट कर दें तो क्या मिलेगा, E इक्वल टू हो जाएगा, यहां से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। अब यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हम ये फिगर को यूज भी कर सकते हैं। ओके, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया। और इसी तरह एक पॉइंट चार्ज के लिए, ये एक पॉइंट चार्ज यानी Q के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी होगा, और क्या हो गया, E इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया डिस्टेंस, तो ये ग्राफ हो गया लाइक दिस, ये हो गया। तो ये हो जाएगा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, ये क्या बता रहा है, इसका ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि चार्जेस के बीच का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, वैनिश होगा। ओके, और इन्फिनिटी पर r टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब r बहुत दूर हो जाएगा, मीन्स इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू 0 हो जाएगा।
ओके, तब उस इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सपोज हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ओके, और उन बहुत सारे चार्जेस की वजह से टेस्ट चार्ज पर, जो टेस्ट चार्ज रखा होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम बात करें तो एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी कि बहुत मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं, पॉइंट चार्जेस, और उसकी वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्सेस अप्लाई करेंगे, या फिर उसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उस पर हम फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं ये ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन हो गया, और एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q0, ये टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ओके, जिसका डिस्टेंस इसके ओरिजिन से r है, ये r इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ से, ओके। अब इसके अलावा भी मान लेते हैं कि एक चार्ज है Q1 है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r1, ओके, r1 वेक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चार्ज एक और चार्ज कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज हो गया Q2 हो गया, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r2 हो जाएगा। अब इसको हम इससे ज्वाइन करते हैं, ऐसे एरो का सिंबल हम यहाँ यूज़ कर लेंगे क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में। अब इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ऐसे करके इसको हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब इससे जब ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या होगा, E10, ओके, यानी कि यह कह सकते हो यहाँ Q0 पर है यहाँ पर हम कह सकते हैं A1P, यहाँ पर P पर चार्ज है यहाँ पर, या E10 कह सकते हैं। और फिर इसी तरह यहाँ इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे कुछ करके है, ओके। और फिर इसका रिजल्टेंट लाइक दिस, तो लाइक ऐसा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट, यहाँ से यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, मान लीजिए पॉइंट P था और ये Q0 है, ये हो जाएगा R1P हो जाएगा, और यहाँ पर ये है Q2 है, तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा R2P, है QP चार्ज, यहाँ पर P चार्ज QP, ओके, पॉइंट P पर। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा E1P, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक है E2P हो जाएगा। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये ET, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगी E1P प्लस E2P, और इसी तरह और भी अगर चार्जेस होता तो हम राइट कर सकते हैं E3P प्लस E4P, इस तरह, ओके। या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का RET इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपॉन R1P होल स्क्वायर, ओके, प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन R2P
होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह करके। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए, अगर टू चार्जेस हैं तो टू चार्जेस के लिए अगर हम राइट करें तो यहाँ पर हम इतना ही राइट कर लेते हैं, ज़्यादा ना राइट करें, हम इतना ही राइट कर लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो ला पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग तो ई टी इक्वल टू दिस, और यहाँ पर हो जाएगा +1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P होल स्क्वायर। ओके, टू चार्जेस के लिए है, फॉर टू चार्जेस, फॉर डिफरेंट चार्जेस, फॉर मल्टीपल चार्जेस बात करें, फॉर मल्टीपल चार्जेस के लिए बात करें, फॉर मल्टीपल चार्जेस के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, ई टी इक्वल टू हो जाएगा E1P प्लस E2P प्लस E3P प्लस E4P। इस तरह इलेक्ट्रिक डायपोल एंड फिर डायपोल मोमेंट है, और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, ये है। और फिर आगे चल करके इस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात है, यानी कि चार्जेस और चार्ज, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज का कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। और डायपोल, डाई मीन्स होता है टू, और पोल माने होता है जिसके टू पोल्स हों। डायपोल यानी कि जिसमें टू पोल हों, पोल माने दो किनारे, ओके, दो एंड हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि चार्जेस के हेल्प से दो पोल्स का बनना, तो हम कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, से मान लेते हैं कि हमारे पास प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, दो चार्जेस है, और इन दोनों ये दोनों चार्जेस जो हैं स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है हम कंसीडर कर ले रहे हैं 2L, 2A कंसीडर कर ले रहे हैं, या फिर 2L भी कह सकते हैं, R2L भी कह सकते हैं। ओके, तो और ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो जब दो चार्जेस अपोजिट चार्जेस, जैसे कि ये प्लस है और ये माइनस है, दो अपोजिट चार्जेस हों लेकिन इनके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और वो स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड हों, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ओके, फिर अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करें, व्हेन टू चार्जेस of opposite sign and of equal magnitude are separated at a small distance, then this system is called electric dipole.
इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है जो स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इस कंडीशन में ये जो सिस्टम बन रहा है हमारे सामने, इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कह देते हैं। ओके, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज मान लीजिए किसी एक चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, जैसे क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि है 3.2 प्लस 3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम है। तो यहाँ पर अगर ये है प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, प्लस है तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस की इक्वल टू हो जाएगा -3.2 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ओके, यहाँ सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, प्लस है एंड माइनस, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम को जिसमें टू चार्जेस अपोजिट साइन के होने चाहिए लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस पर जब रखे हों तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल सपोज है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज होता है ये, तो क्या देता है, H प्लस देता है और Cl माइनस देता है। तो इस पर जितना क्या है पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये वाटर में या कहीं भी आयोनाइज होंगे तो इन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का थोड़ा बहुत कहीं सेपरेशन होगा तो वो एक डाइपोल को फॉर्म करेंगे। मीन्स HCl क्या होता, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करेगा। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl। NaCl है, NaCl जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो कर रहा है। मीन्स ये जो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये NaCl लिया है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करते हैं। जबकि और इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास होगा और क्लोरीन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे बल्कि उनके बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन होगा और जब सेपरेशन हो उन पर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो डाइपोल को फॉर्म करेंगे। इसी तरह एग्जांपल लें, अगर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो नहीं करते तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए और H2 ले लीजिए, तो ये क्या होंगे, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रोजन के मालिक्यूल लाइक दिस, या फिर इस तरह से हम बात करें या फिर इस तरह से हम बात करें तो इनके जो सेंटर ऑफ मास होंगे एक दोनों के, जैसे इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन, इन दोनों के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। जैसे मैंने हाथ रखी एक दूसरे बिल्कुल कोइंसाइड कर गया और जब कोइंसाइड कर जाएगा तो इनके बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं होगा और जब सेपरेशन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो नहीं करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच में, आयंस के बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए और यहाँ पर क्या होगा, सेपरेशन नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसमें आपने N2 है या O2 है या H2 है, इन सबको किसी को भी इसमें आपने रख दिया है, तो इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि जो प्रोटॉन होगा और उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा और इसकी वजह से वो थोड़ा से जो सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड किया हुआ था एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और इस तरह से ये डाइपोल मोमेंट को शो करने लगेगा। लेकिन ये केस क्या होगा, परमानेंटली नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक रहेगा तब तक ये डाइपोल को शो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाएंगे फिर वो उनके जो सेंटर ऑफ मास होंगे एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे और फिर उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो खत्म हो जाएगा और फिर ये जैसे पहले थे वैसे ही कंडीशन में आ जाएंगे।
अब इसी में बात करेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल सपोज है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम इस आयोनाइज होता है ये तो क्या देता है? H+ देता है और Cl- देता है। तो इस पर जितना क्या है पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही इस पर निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये वाटर में या कहीं भी आयोनाइज होंगे तो इन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का थोड़ा बहुत कहीं सेपरेशन होगा तो वो एक डायपोल को फॉर्म करेंगे। मीन्स HCl क्या होता? ये इलेक्ट्रिक डायपोल को शो करेगा। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl। NaCl है, NaCl जब आयोनाइज होगा तो क्या देगा? Na+ Cl-। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल को शो कर रहा है। मीन्स ये जो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये NaCl लिया है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को शो करते हैं। जबकि और इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास होगा और क्लोरीन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, बल्कि उनके बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन होगा। और जब सेपरेशन होगा और उन पर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो डायपोल को फॉर्म करेंगे। इसी तरह एग्जांपल लें, अगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल को शो नहीं करते, तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए और H2 ले लीजिए, तो ये क्या होंगे? ये इलेक्ट्रिक डायपोल को शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल लाइक दिस, या फिर इस तरह से हम बात करें, या फिर इस तरह से हम बात करें, तो इनके जो सेंटर ऑफ मास होंगे एक दोनों के, जैसे इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन, इन दोनों के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो एक दूसरे से क्या करेंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। जैसे मैंने हाथ रखी, एक दूसरे बिल्कुल कोइंसाइड कर गया, और जब कोइंसाइड कर जाएगा तो इनके बीच में कोई सेपरेशन ही नहीं होगा। और जब सेपरेशन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को शो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच में, आयंस के बीच में क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा? सेपरेशन नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, मान लीजिए कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और इसमें आपने N2 है या O2 है या H2 है, इन सबको किसी को भी इसमें आपने रख दिया है, तो इसमें क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जो प्रोटॉन होगा, और उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। और इसकी वजह से वो थोड़ा से जो सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड किया हुआ था, एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इस तरह से ये डायपोल मोमेंट को शो करने लगेगा। लेकिन ये केस क्या होगा? परमानेंटली नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक रहेगा तब तक ये डायपोल को शो करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाएंगे फिर वो उनके जो सेंटर ऑफ मास होंगे एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे, और फिर उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो खत्म हो जाएगा, और फिर ये जैसे पहले थे वैसे ही कंडीशन में आ जाएंगे। अब इसी में बात करेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ मेजर करता है। स्ट्रेंथ मेजर करने का मतलब है कि कोई भी जो डायपोल वाले एलिमेंट्स हैं वो कितनी तेज़ी के साथ में आयोनाइज होंगे, या उनके अंदर कितना रोटेशन कैसा होगा। क्योंकि आप जानते हैं मेनली देखा जाए तो ये डायपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल है आपके पास, एक प्लस चार्ज है और दूसरा क्या है? माइनस चार्ज है, और इनके बीच का जो लेंथ है वो मान लेते हैं 2L है। इसको कहते हैं, जो लेंथ है इसको कहते हैं डायपोल लेंथ, यानी कि दोनों डायपोल के बीच का जो लेंथ है वो डायपोल लेंथ कहलाता है। और इसको हम 2L से भी डिनोट कर सकते हैं और 2A से भी डिनोट कर सकते हैं आप चाहें तो। अच्छा, ये 2A या 2L क्यों राइट किया जाता है? क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है बहुत स्मॉल है।
तो अगर आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना हो, क्योंकि अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी इसकी, तो अगर इसका मिड पॉइंट हमें फाइंड करना हो तो चूंकि ये ऑलरेडी स्मॉल डिस्टेंस है, तो स्मॉल डिस्टेंस का हाफ करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्या कंसीडर कर लिया, 2l कंसीडर कर लिया। अब 2l का हाफ करोगे तो l हो जाएगा ना, 2l/2 डिवाइडेड इक्वल टू l हो जाएगा। ओके, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, हाफ डिस्टेंस हो गया, इसलिए 2l या 2a कंसीडर कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। आप अगर चाहें तो l भी मान सकते हैं, यानी कि 2। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट जैसे कि P, इसको हम P से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, जैसे ये प्लस चार्ज ले लीजिए या माइनस चार्ज ले लीजिए। अगर आप माइनस चार्ज ले रहे हैं तो इसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ये हो गया। आप इसके लिए फ्री हैं, दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लेते हैं और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस यानी कि डायपोल लेंथ, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी उसका मैग्नीट्यूड ले लेगा, मान ले प्लस है तो उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो प्लस ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। माइनस है, अगर माइनस का इसका मॉड, इसको कहते हैं मॉड, मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना होता है। मॉड, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मॉड लिखते हैं, और जब मॉड निकालते हैं तो माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाती है। तो ऑफ आइदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, यानी कि ये क्या होता है, दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज को ले लेते हैं और उस चार्ज को डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, डायपोल मोमेंट मिल जाता है। और डायपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। अब की इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट कूलम होगी और ये डिस्टेंस है तो मीटर, यानी कि कूलम मीटर हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की बात करें, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा इसमें। डायरेक्शन की बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। जब कभी भी आपको डायपोल मोमेंट को शो करना हो तो आप निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर तरफ इंडिकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, यूनिट बता दिया। यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर होगा, और नेचर कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो इस तरह से ये डायपोल मोमेंट के बारे में बताया गया। डायपोल मोमेंट पर एक क्वेश्चन है, टू चार्जेस 1 + 5 माइक्रोकूलम एंड अनदर -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। इसमें दो चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्ज हैं, +5 माइक्रोकूलम है और दूसरा कितना है, -5 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर सिर्फ साइन का डिफरेंस है, बस यहाँ पर ये प्लस है और माइनस, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। और कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 1 मिलीमीटर, क्योंकि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल होना चाहिए, तो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस दिया गया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे हम इसका फिगर बना लेते हैं। ओके, मान लीजिए ये +5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, +5 माइक्रोकूलम का चार्ज ये रखा हुआ है, और फिर दूसरा एक चार्ज रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 1 mm। ओके, इनके बीच का जो सेपरेशन कितना है, 1 mm है। तो हमें डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम गिवन राइट कर लें, गिवन तो प्लस क्यू चार्ज कितना दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है +5 माइक्रोकूलम इक्वल टू राइट कर लेंगे +5 × 10⁻⁻6 कूलम, एंड -q चार्ज इक्वल टू दिया गया है -5 माइक्रोकूलम
इक्वल टू -5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। डाइपोल लेंथ डाइपोल लेंथ कितना दिया गया है? डाइपोल लेंथ 2L कहिए या 2A कहिए, और कितना दिया गया है? 1 mm दिया गया है। इसके बीच का जो डिस्टेंस यही 2L के बराबर है, 1 mm। तो इसको हम 1 mm में दिया गया है तो मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट P, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सॉल्यूशन फार्मूला रखते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है 2L इंटू, दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ओके, इक्वल टू, अब 2L की वैल्यू यहाँ दिया गया है कितना? 1 इंटू 10⁻³ इंटू Q की वैल्यू कितनी है? ये हो जाएगा 5, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है तो सबको प्लस ही कर देगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁹। यहाँ 10⁻³ है, 10⁻6 है, तो 10⁻9 हो जाएगा। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर। कूलम मीटर, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया इसका? 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। करना, ड्राइव करना है फार्मूला एक तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पर क्या हो, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की का फार्मूला क्या होगा? एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सियल लाइन पर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो फर्स्ट हम राइट करेंगे ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। ओके, एक्सियल लाइन पर कैसा? यानी कि जिस तरह हॉरिजॉन्टली अगर डाइपोल रखा गया है तो उसी के, सपोज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर डाइपोल को रख दिया गया है तो उसी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होगा और वो किस तरह से चार्ज पर या डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो सपोज ये दो चार्ज रखे हुए हैं, ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज है, और ये इसका मिड पॉइंट है, और ये हो गया यहाँ से ये हो गया इसका डाइपोल लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे यहाँ तक, यानी दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, तो इसी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग किसी पॉइंट पर हमें, मान लीजिए ऐसे चले जाते हैं, इसी के एक्सिस के अलॉन्ग कि कोई पॉइंट हमने P कंसीडर कर लिया, इसी पॉइंट P पर जो कि इसके मिड पॉइंट से, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हमें वहाँ का चार्जेस से डिस्टेंस चाहिए। जिस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, सपोज हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। सपोज अगर हम निगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। मीन्स जहाँ पर चार्ज रखा होगा और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। तो सब हमने यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस कंसीडर किया, R कंसीडर कर लिया है, तो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तक का तो R ऑलरेडी है ही है, तो इस R में इतना और ऐड कर लिया जाए तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, और ये भी L हो जाएगा, यानी कि O से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम यहाँ से यहाँ तक R है, इसमें L ऐड कर दें तो R प्लस L हो गया। अब हमें इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस तो R है, और हमें मेनली डिस्टेंस कहाँ से कहाँ चाहिए? यहाँ से यहाँ तक का चाहिए।
तो हम क्या करें, इस पूरे में से इतना माइनस कर दें, इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, पॉइंट पी पर। हाँ, तो मान लेते हैं पहले हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होगा, बल्कि उसके अवे होगा, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है उसको हाई पोटेंशियल पर कंसीडर किया जाता है, और जो निगेटिवली चार्ज बॉडी होता है उसे लो पोटेंशियल पर कंसीडर किया जाता है। ओके, पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम इसी पॉइंट पर, तो यहां पर होगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर राइट कर दिया E प्लस क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जहां पर जब निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। तो यहां पर हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, ऐसे लाइक दिस। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज हो गया। ओके, और ये हो गया पॉइंट पी। तो मैं समझता हूं कि फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके लिए हम फार्मूला राइट कर लेते हैं, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, जो कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज के लिए होगा। अगर इसकी वजह से बात करेंगे प्लस क्यू, तो ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जब माइनस क्यू की तो ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो हम सबसे पहले पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, तो हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो राइट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फिगर, ये फिगर को देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर। ओके, तो E प्लस क्यू क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये राइट कर दें या सिर्फ हम K राइट कर दें, K, और यहाँ पर क्या होगा KQ अपान, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, एक चीज़ और हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो ये अगर इसको हम एज ए ओरिजिन कंसीडर कर लें, थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट P को ओरिजिन की तरह अगर हम मान लें, तो ये जो ओरिजिन होगा तो इस ओरिजिन के ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा राइट साइड में पड़ेगा। तो राइट साइड में यानी, और जो कि अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं, I यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं I यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए ओरिजिन कंसीडर कर लें लाइक दिस, इस तरह से ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये x डैश है, ये ओरिजिन है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस होगा, और इस डायरेक्शन में इसका माइनस होगा। तो इस तरह से हम मान सकते हैं। ओके, इसी तरह इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एंड ड्यू टू निगेटिव चार्ज, तो E माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा KQ। ओके, KQ अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर, और यहां पर हम राइट करेंगे निगेटिव, तो माइनस I कैप। इक्वेशन नंबर 2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा E एक्सियल पर, क्योंकि ये एक्सियल पर बात कर रहे हैं, E एक्सियल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
एक्सीएल इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यूज है इक्वेशन 1 और 2 में, इसकी वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं साइन के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1, या इस तरह राइट कर लीजिए, यहाँ पर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू ऐसा राइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसी हिसाब से राइट किया है, तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा, आपके लिए कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो E प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आई कैप। फिर यहाँ पर प्लस को प्लस ही रहने दीजिए आप, जब यहाँ निगेटिव साइन के बाद में ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस आई कैप। ओके, तो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज तो ई एक्सीएल इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा के क्यू, इसको हम बाहर कर लेते हैं, के क्यू हो जाएगा और ब्रैकेट में राइट कर दें तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 अपान आर प्लस एल होल स्क्वायर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस माइनस 1 अपान आर माइनस एल होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये आई यहाँ है तो इसको मैं बाहर कर ले रहा हूँ आई, दैट इज ई एक्सीएल इक्वल टू के क्यू। अब यहाँ पर इसका हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आई कैप। ओके, जब यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस है, फिर आर माइनस एल होल स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर प्लस एल होल स्क्वायर, दैट इज ई एक्सएल इक्वल टू के क्यू। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी, यहाँ r माइनस एल है तो उस a माइनस बी की तरह मान लेते हैं, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता ना, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl हो गया, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इसमें माइनस यूज करते हैं, फिर इसमें ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ओके, अपॉन ये हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, r प्लस एल, ये इस तरह है, और फिर इसको हम राइट कर सकते हैं r माइनस एल, और इस पूरे का हम ऐसा स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ ये जो स्क्वायर लगा है इसको मैंने अलग कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा आई कैप, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये भी माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2rl हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर क्या है, r प्लस एल है और r माइनस एल है, तो यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आई कैप तो है ही है ऑलरेडी यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो r प्लस आर स्क्वायर है माइनस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यह एल स्क्वायर है माइनस एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस 2rl है और यहाँ पर भी माइनस 2rl है, दैट इज क्या हो जाएगा, ई एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा के क्यू हो गया, और यहाँ अब इसको हम ऐड कर ले माइनस 2rl तो हो जाएगा 4rl, ओके, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और यहाँ पर राइट कर देंगे आई कैप। ओके, तो यहाँ पर आई कैप हो गया, या इसी को हम इसके साथ राइट कर सकते हैं माइनस आई कैप, ऐसा कुछ राइट कर सकते हैं माइनस आई कैप। ये निगेटिव, इसके साथ निगेटिव साइन को मैं इसके साथ ले आया। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें मानते हैं क्या, देखिए दैट इज ई एक्सियल इक्वल टू, तो यहाँ पर पहले देखें क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एल है, तो इसमें से ये 4 है, तो इसमें इसको हम 2 × 2 राइट कर सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 राइट कर दें, तो एक 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2l हो जाएगा, 2l हो जाएगा और इंटू क्यू, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, इसको हम राइट कर सकते हैं के को के रहने दीजिए, और यहाँ पर q है इंटू यहाँ 2 निकाल करके इसके l के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2l हो जाएगा, और इंटू 2 तो ऑलरेडी है भी ना, 2 भी यहाँ 4 था, तो और r भी है यहाँ पर, r अपॉन यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस आई कैप हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या राइट लिख सकते हैं, इसकी जगह पर यह है Q × 2l है डाइपोल मोमेंट, जैसे पहले बताया था, तो क्या हो जाएगा के पी, यहाँ पर 2l Q × 2l क्या हो गया P हो गया, और यहाँ पर है 2kp और ये हो गया R, 2kp R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला है, तो ये भी मिल गया आपको एक्सियल लाइन के लिए। ओके, ये किसके लिए है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन एल है। ओके, आर की जो वैल्यू है, वो जो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस माना गया था डायपोल के मिड पॉइंट से आर, अगर इसकी वैल्यू डायपोल लेंथ से बहुत ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पर आर की वैल्यू अगर एल से ज़्यादा है तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से जब कोई लार्ज वैल्यू होती है और उससे कोई छोटी वैल्यू हो, तो छोटी वैल्यू को लार्ज वैल्यू के कंपेयर में हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि r की वैल्यू ज़्यादा है l से, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से भी और ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आर स्क्वायर लार्ज है तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और l स्मॉल है तो एल स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, l को इग्नोर, नेग्लेक्ट l इस कंडीशन में। तो राइट कर सकते हैं नेग्लेक्ट l। तो L हम या एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट एल स्क्वायर कह देते हैं, ठीक। सो हम क्या राइट कर सकते हैं, सो ई एक्सियल इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आई कैप भी है, माइनस आई कैप भी है, तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं 2kpr अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा, आर पावर 4। और यहाँ पर हम माइनस आई कैप लगाते हैं, तो यहाँ पर एक आर ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ एक 1 आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई एक्सियल इक्वल टू हो जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब माइनस आई कैप, ये हो गया। तो ये इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये। और k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻9 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर k की वैल्यू हो गई। यहाँ निगेटिव साइन क्या बता रहा है, माइनस आई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके पास फार्मूला है इसी पर, तो फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं। ई एक्सियल पर जो आपको फार्मूला मिला है तो ये हो जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब माइनस आई कैप। ओके,
ये आपके पास फार्मूला मिला है एक्सियल लाइन पर डायपोल के लिए। ओके, अब हम जैसा कि फिगर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और फिर ये निगेटिव चार्ज था और ये मिड पॉइंट इसका, और ये हो गया यहाँ से इसका डिस्टेंस 2L यहाँ तक। ओके, अब यहाँ से मैंने पॉइंट P ले लिया था, इस पॉइंट P ले लिया था जो कि यहाँ से डिस्टेंस R था। ओके, बस इतना हम बात करते हैं बस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, E+Q था, और निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था क्या था, E-Q था। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यानी कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। डायपोल मोमेंट का तो डायरेक्शन ये निगेटिव से पॉजिटिव होगा, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था पॉइंट P को एज ए ओरिजिन आप कंसीडर कर लें। तो यहाँ पर आप क्या आ रहा है, -I कैप आ रहा है, यानी कि यूनिट वेक्टर I जो है निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव में आने का मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन भी एक्सियल लाइन पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, फ्रॉम P टू O, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में होगा। यानी कि लेफ्ट साइड में किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है। यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट हो गया इसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E एक्सियल। ओके, दोनों का डायरेक्शन जो हो गया, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे सेम डायरेक्शन हो गया, यानी कि पैरेलल हो गया। तो इस कंडीशन में इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सियल लाइन के केस में जो डायपोल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके बीच में जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है। ओके, अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और किस किस पर डिपेंड करता है। तो आप देखेंगे जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल मोमेंट पर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन उसके डिस्टेंस के R³ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इससे पहले आपने पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वहां पर था इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² था, है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से। और यहां पर क्या है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। इसका मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंट, डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ही तेजी के साथ में रिड्यूस होगा। यहाँ पर क्या है, 1/R³ है। अगर थोड़ा से भी डिस्टेंस बढ़ जाए, R की वैल्यू बढ़ जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत तेजी के साथ में डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ने की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी रिड्यूस होगी, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा स्लो रिड्यूस होगी।